नमस्कार दोस्तों, एग्री विद अनिल ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल कुमार। जैसे कि हम लोगों ने साइटोलॉजी में पढ़ रहे थे कि साइटोलॉजी में जो भी हमने आपको क्वेश्चन में हमने आपको पढ़ लिया था लवक में कि लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्डी लवक, अवर्डी लवक, अवर्डी लवक, हरित लवक। इसको हमने पढ़ा था जो वर्डी लवक को, इसको क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, क्रोमोप्लास्ट, इसको ल्यूकोप्लास्ट, इसको क्लोरोप्लास्ट, इसके नाम से हमने पढ़ लिया था। इसके हमने वर्ग पढ़ लिए थे कि फ्लावर्स का, पौधे का जितना भी हमारा कलरफुल भाग होता है, हरित मतलब हरे लवक को, हरे भाग को छोड़कर पौधे का जितना भी रंग बिरंगा भाग होगा वो सारा का सारा वर्डी लवक में आएगा। जबकि अवर्डी लवक में क्या रहता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अर्थात भूमिगत तना या जड़, यहाँ पर हमारा अवर्डी लवक पाया जाता है। जबकि हरित लवक के बारे में बताया था, हरित लवक पौधों का हरा भाग होता है। हरित लवक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और कई प्रकार से क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है। हरित लवक जो होता है, इसके कारण ही पौधे भोजन बना पाते हैं, क्योंकि इस क्लोरोफिल के कारण होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है ये इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हरित लवक। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि हरित लवक पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है, पौधे के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लवक जो होता है पौधों के हरे भाग में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे स्वपोषी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पौधे स्वपोषी होते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है कौन? हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में विकिरण ऊर्जा को, ये जो हरित लवक होता है, हरित लवक, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, तो हरित लवक के ग्रेना में। जैसे ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, इसको हम ऊर्जा के सिक्के के रूप में जानते हैं। ये ऊर्जा के सिक्के के रूप में होता है इसमें। इसी में हमारा डीएनए होता है और ये मैट्रिक्स भरा रहता है, इसी में हमारा डीएनए रहता है। डीएनए ये ग्रेना भाग होता है, ग्रेना, और इसी में ग्रेना थैलाइड्स होते हैं। क्लोरोफिल होता है, इसी में हमारा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी में हमारा स्ट्रोमा बेस होता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के ये पार्ट हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है
कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। हरित लवक के ग्रेना में होती है। ये बात करते हैं दिन में। यदि डे की बात करते हैं तो दिन में प्रकाश संश्लेषण जो आपका प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना में होती है। जबकि रात में बात करते हैं, रात में प्रकाशिक अभिक्रिया यदि बात करते हैं रात में प्रकाशिक अभिक्रिया तो वो स्ट्रोमा में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में पाई जाती है। तो हरित लवक के जो हमारा है लवक के ग्रेना में पाई जाती है। दिन की बात करते हैं। अगर यही क्वेश्चन टफ होगा और पूछा जाएगा कि रात में किसमें होती है, तो रात में ये स्ट्रोमा पार्ट में होती है, स्ट्रोमा में होती है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया तो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। यदि रात में बात करते हैं, रात में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में और दिन में होती है ग्रेना में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात यदि की जाए तो अप्रकाशिक अभिक्रिया हमेशा किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। लेकिन रात के समय प्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है। पूछा जाता है क्लोरोफिल जो हमारा प्रकाशिक अभिक्रिया है इसमें कौन सा तत्व सहायक होता है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल है या प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन सा तत्व सहायक होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये हमारा मैग्नीशियम होता है। ये अत्यधिक सहायक होता है। पौधे का रसोई घर वो बेसिकली जो पत्तियों को बोलते हैं, किचन ऑफ फैक्ट्री जो बोले हैं, तो वो हरित लवक को ही बोला जाता है। यदि पौधे का रसोई घर की बात करें तो हरित लवक होता है। पौधे का रसोई घर हरित लवक, पौधे का जो रसोई घर है वो हरित लवक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ चलता है या ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कई बार पूछा जाता है जो हमारी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसका रासायनिक समीकरण,
CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिसमें आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज हो जाता है, प्लस 6H2O और प्लस 6O2, ये ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के साथ अपचयन करता है और ये ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण होता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं जो प्रकाशिक अभिक्रिया का हमारा या जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्रिया का समीकरण होता है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण शैवालों के माध्यम से होता है। शैवालों में होता है 90%। कितना होता है शैवालों में? 90% होता है प्रकाश क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया दृश्य प्रकाश में होती है। दृश्य प्रकाश कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया लाल रंग में होती है तथा सबसे कम हरे रंग में होती है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हरे रंग में। फिर इसके बाद यदि हरे रंग के बाद में बात करें तो फिर नीला रंग, फिर उसके पश्चात यदि थर्ड नंबर पर बात करें तो बैगनी रंग, और दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो हमारा प्रकाश का क्रम है विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य प्रकाश में ही होती है। अभिक्रिया में कुल प्रकाश का 1 से 4% प्रकाश उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर नामक
वैज्ञानिक ने की थी। नामकरण अल्टमान ने सबसे पहले किया था। नामकरण सबसे पहले अल्टमान ने किया और इसे बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट नाम दिया। जबकि माइक्रोकाइंडिया नाम सी वेंडा ने दिया। सी वेंडा के द्वारा दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस भी कहा जाता है। पावर हाउस भी कहा जाता है। ग्लूकोज का विखंडन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ग्लूकोज का विखंडन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या देखा कि इसकी खोज किसने की? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की। जबकि सबसे पहले जो इसका नामकरण दिया था वो दिया था किसने? अल्टमान ने। और अल्टमान ने इसको क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का पूर्ण रूप से माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था वो सी वेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है और एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। और यहाँ पर एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एटीपी में 38 एटीपी और ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण ही इसको कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए जो होता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक दोहरी सतह के रूप में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का यदि हम डायग्राम का बेस देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी सतह, दोहरी झिल्ली होती है। इसमें दोहरी झिल्ली के रूप में होती है और इसमें छोटे छोटे सेंट्रोसोम्स लगे रहते हैं। उंगली जैसी संरचना जो क्रिस्टी के रूप में बोलते हैं, इसमें उंगली जैसी संरचना होती है। तो ये हमारे दोहरी संरचना का माइटोकॉन्ड्रिया इसको कह सकते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका का विद्युत गृह। और इसमें जो ये छोटे छोटे उंगली नुमा संरचना होती है इसको क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। क्रिस्टी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें F1 कण के नाम से भी कहते हैं। इसी में भी हमारा डीएनए पड़ा रहता है, डीएनए होता है। तो पूछा जाए डीएनए किसमें होता है? केंद्रक के अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। क्योंकि आज साइड में जरा कुछ पूजा पाठ का वो चल रहा है, रामचरितमानस का, जिसकी वजह से आवाज भी गूंज रही है, तो आज इतने रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैनल एग्री विद अनिल ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।